Very good morning to all of you. क्या मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? Am I audible? Am I audible? एक बार क्लियर कर दे बच्चों सब लोग फटाफट. So, hello everybody. I am Mohammad Imran Khan, your physics mentor, and I welcome to all of you on विज्ञान गुरुकुल प्लेटफॉर्म. तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग ने स्टार्ट जो किया था वो वेक्टर स्टार्ट किया था ना. और वेक्टर में हम लोग ने कुछ बातें की हैं. कल भी हमने वेक्टर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ द वेक्टर्स. टाइप ऑफ वेक्टर में अगर हम लोग बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, है ना. ये सारी बातें हम लोग ने की थी. उसी को आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं. और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस की थी कि अगर हम लोग डिस्कशन करें तो पैरेलल वेक्टर का मतलब दोज वेक्टर जिनके डायरेक्शंस सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड अलग हो, दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर 0 डिग्री हो, तो उन्हें बोलते थे हम पैरेलल वेक्टर. और ये लीनियर फंक्शन को फॉलो करते हैं. एंड इक्वेशन वाज लाइक a इक्वल टू लेमडा इनटू बी वेक्टर, है ना. इक्वल वेक्टर क्या था? इट इज अ केस ऑफ पैरेलल वेक्टर जहां पर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाते हैं, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, तो उसको हम बोलते थे इक्वल वेक्टर्स. ठीक है. इक्वल वेक्टर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो ये थी कि इक्वल वेक्टर्स के केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ही वो वैलिड है चीजें. फिर हम लोग आ गए थे एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में क्या था? जिनके मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, मतलब एंगल वाज 180 डिग्री, तो उनको बोलते थे एंटी पैरेलल वेक्टर. एंड दे वर फॉलोइंग द इक्वेशन वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, है ना. फिर हमने पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर भी आपका एंटी पैरेलल वेक्टर का एक स्पेशल केस है अगर हम वहां पर मैग्नीट्यूड क्या रखते हैं, सेम. इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन तो अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, तो उनको बोलते थे नेगेटिव वेक्टर. और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते थे. रिजल्टेंट क्या आएगा उसका, जीरो. क्यों? दोनों की दोनों, मैंने क्या बोला है, चाहे वो इक्वल वेक्टर हो या नेगेटिव वेक्टर हो, दोनों में ही दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ये सब बात करी थी. फिर हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पे बात करी. ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. मैंने एक फिलहाल के लिए बोला था कि ये याद रखना है आपको कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो जीरो होता है. फिर हमने नल वेक्टर पढ़ा, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर. जीरो या नल वेक्टर हम उसे कहते हैं जहां पर हमें ये मालूम है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है वो जीरो हो. तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो और रैंडम डायरेक्शन हो, उसको बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर और जीरो वेक्टर. ठीक है ना. इसके आगे हम लोग ने जो प्रोसीड करना है वो हमें आगे प्रोसीड करना है अगला टाइप ऑफ वेक्टर में सेवेंथ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर. ठीक है. अच्छा, ये बहुत आपको सिंपल सी चीज पता होती है कि इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, है ना. इनिशियल मतलब जहां से हम लोग चीजों को क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो. तो सर ये को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब जहां से वेक्टर, जो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हो वो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो सारे, तो उनको बोलते हैं हम लोग को इनिशियल वेक्टर. जैसे कि एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज योर वेक्टर सी, और मान लो वेक्टर डी, ऐसे. तो आप नोटिस क्या कर रहे हैं, सभी का क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है. तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, अगर इनिशियल पॉइंट कॉमन पॉइंट है तो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स. ठीक है. तो को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स. ठीक है. को लीनियर वेक्टर, ये समझना है आपको. को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है, वो वेक्टर्स आर
ऑन सेम लाइन और पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन। लीनियर का मतलब होता है वो सारे वेक्टर जो कि सेम लाइन पर होंगे, या ये बोल रहे हैं कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो सारे के सारे कोइनिशियल कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है। चलो पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं। देखो मान लो आपके पास ये कोई लाइन है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर एक कोई लाइन है और ये एक वेक्टर बनाया है, वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए है और सिमिलरली हम बात करें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, और ये वेक्टर कोई सी वेक्टर है, ये वेक्टर कोई डी है। ये सारे बहुत सारे मैंने वेक्टर बना दिए। तो कोलिनियर वेक्टर केवल वो वेक्टर नहीं होते जो सेम लाइन पर हो, इनका कोई लेना देना डायरेक्शन से नहीं है, इनका कोई भी लेना देना डायरेक्शन से नहीं, बस सेम लाइन पर होने चाहिए या उस लाइन के पैरेलल होने चाहिए। वो सारे के क्या आ रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि ये और ये कोलिनियर है, ये और ये कोलिनियर, ये और ये कोलिनियर, सब कोलिनियर है। और वैसे भी बच्चों आपको तो मालूम है कि कोई भी, आपको तो बात कहाँ गया बच्चों, चलो ठीक है, ये तो बात आपको मालूम है कि कोई भी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब ये उठा के मैं यहां ले जा सकता हूं या इसको उठा के मैं यहां ले जा सकता हूं, तो अल्टीमेटली सेम ही लाइन पर आ जाएंगे। सिंपल ये बेटा, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पर हो वो कहलाते हैं कोलिनियर वेक्टर, या ऐसे वेक्टर जो उस लाइन के या उस वेक्टर के पैरेलल हो तो वो आपके कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ऐसे कोई भी वेक्टर जो सेम लाइन पर हो या फिर उस वेक्टर के पैरेलल कहीं पर भी दिख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, ये सारे के सारे कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर को समझने से पहले आप समझे बच्चों कि हमारे पास एक प्लेन होता है। जैसे अगर मैं यहां पर आपको पहले सबसे पहले एक्सेसेस बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास 3 एक्सेसेस है ना, ये है x, ये y एंड दिस इज योर z। तो अगर इसकी मदद से मैं एक प्लेन जनरेट करूं तो यहां पर एक प्लेन जनरेट होगा, ये अपने आप में एक प्लेन है, ये अपने आप में क्या है, एक प्लेन है। एंड दिस प्लेन इज नथिंग, इट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन ना। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये एक प्लेन बनेगा हमारा। ये जो प्लेन है इस प्लेन को हम बोलेंगे कौन सा, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन। इसी तरह से बेटा ये है एक प्लेन होगा हमारे पास, है ना। ये प्लेन हमारा कहलाएगा एक तरह से y और z प्लेन, yz प्लेन। तो कोप्लेनर, को का मतलब होता है सेम, एक, कॉमन, और प्लेनर का मतलब प्लेन। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर हो उनको बोलते हैं हम कोप्लेनर। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर हो, जैसे मैं यहां पर दो वेक्टर, ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है कि नहीं, तो अगर मैं ये बना दूं वेक्टर, एक वेक्टर ये बना दूं, एक वेक्टर ये बना दूं और एक वेक्टर ये बना दूं, तो ये सारे वेक्टर कहां, इसी बोर्ड पर हैं। तो इन सभी वेक्टर्स का प्लेन क्या है, सेम प्लेन है। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन पर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर्स। तो मतलब ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सब वेक्टर क्या है आपके सेम प्लेन पर हैं, इसलिए सारे वेक्टर कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, देखो ये सब कोप्लेनर है, सेम प्लेन पर है कि नहीं, ये सब कोप्लेनर है, ये भी कोप्लेनर हुए भाई। ये एक ही प्लेन पर मैंने बनाया ना, ये सब ऐसे, जैसे मेरी उंगली है ना ऐसे बनाए मैंने, ऐसे नहीं कि ये सब बाहर ऐसे निकल रहा हूं। इसका मतलब ये, अब आप बता सकते हैं कि ABCD जो है ये को इनिशियल और कोप्लेनर है, को इनिशियल और कोप्लेनर। ये भी कोलिनियर एंड कोप्लेनर है क्योंकि सेम प्लेन पर है। तो
तो ऐसे वेक्टर्स विच आर ऑन द सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर विच आर ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड द को प्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, नॉन को प्लेनर कौन से होंगे? जो आपके सेम प्लेन पर ना हो, जो आपके सेम प्लेन पर ना हो। जैसे अब समझो, पहले मैं पहले यहां पर आपको बोलूं लिख के, मतलब ऑन सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर जो कहां होंगे बेटा? ऑन सेम प्लेन होंगे, उनको बोलेंगे कोप्लेनर। और ऐसे वेक्टर विच आर नॉट ऑन सेम प्लेन, उनको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, जैसे कि चलो ये बाद में बात करेंगे हम, यहां तक क्लियर है ना सबको? अब देखो, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर कोप्लेनर वेक्टर हमारे विच आर ऑन द सेम प्लेन। जैसे कि मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं अगर आपको, तो ये देखो, ये मैंने दो वेक्टर्स बनाए हैं, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर है कि नहीं है? दैट इज ए, दोनों वेक्टर कोप्लेनर क्योंकि सेम प्लेन पर है। इसी तरह से ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q, ये दोनों वेक्टर आपके कोप्लेनर हुए, सेम प्लेन पर है ना? तो जब वेक्टर आपके सेम प्लेन पर होते हैं तो उनको बोलते हैं कोप्लेनर, और अगर वो सेम प्लेन पर नहीं है उनको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर। ठीक है, अब एक चीज समझो जो इंपॉर्टेंट है वो, और मैं वहां यहां पर लिख देता हूं, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट में करके लिखना है, टू फ्री वेक्टर्स, टू फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर का मतलब होता है जिनको आप कहीं पर भी मूव कर रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज ना आए तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री वेक्टर, है ना? जिनको आप आसानी से ट्रांसलेट वगैरह करा सकते हैं। सिंपल, टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, आर ऑलवेज कोप्लेनर। इंपॉर्टेंट चीज है क्या? दो वेक्टर, दो वेक्टर आप कभी भी ऐसे लें, जैसे कि ये दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, ये दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर है, ये वाली दोनों। अब देखो, अगर मैं अब इनको और इनको ले लूं तो आप बोलेंगे ये बाहर है, ये इस तरफ है, तो भी ये दो हमेशा कोप्लेनर होंगे। जैसे सुनो ध्यान से, जैसे मैंने दो वेक्टर्स बनाए हैं इस बोर्ड पर, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, तो दोनों कैसे हुए? कोप्लेनर। अब अगर मैं इसको यहां रखूं, इसको, इस वेक्टर को मैं इस बोर्ड पर रखूं और इस वेक्टर को यहां रखूं, तो भी ये बेटा कोप्लेनर हुए, ये सेम प्लेन पर है। लेकिन अब अगर मैं इसको यहां रखूं और इसको यहां रखूं ऐसे, तो ये कोप्लेनर कहलाएंगे क्या? आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर पता नहीं, ये तो अलग प्लेन सा दिख रहा है। नहीं, अब देखोगे अगर ध्यान से, ये दो वेक्टर वैसे ही है। अब इनको अगर मैं ऐसे ले जाऊं, देखो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इनको ऐसे ले जाऊं तो देखो अभी भी सेम प्लेन हुआ कि नहीं? इसका मतलब दो वेक्टर, देखो जैसे मैं ऐसे दिखाऊं तो ये सेम कोप्लेनर दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं यूं, तो आपको लग रहा है नहीं इनका प्लेन अलग, नहीं, ये दो प्लेन, ये दो वेक्टर अभी भी सेम है, कोप्लेनर है। क्यों? अब इनको ऐसे देखोगे तो ये अभी भी एक ही प्लेन पर है, देखो मेरे हाथ पर, ये इसको ऐसे समझो, मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं आपको। देखो एक सेकेंड, जैसे ये है ना? ये तो समझ में आ रहा है इसका प्लेन सेम है ना भाई? ये तो समझ में आ रहा है कि इसका प्लेन सेम है, ये प्लेन है इनका। लेकिन अगर वेक्टर को मैं ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ऐसा है, तो आपको लगेगा कि प्लेन चेंज हो गया। नहीं, प्लेन चेंज नहीं हुआ बेटा। अब आप देखो, तो अब आप देखना ध्यान से, ये रहा वो प्लेन, आप कहीं से भी देखो, ये देखो इनका प्लेन सेम है। तो दो वेक्टर्स ऐसे रख लो, आप कैसे भी रख लो, यूं रख लो, तो भी इनका प्लेन सेम आएगा, सेम प्लेन पे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा कि दो वेक्टर हमेशा
वेरी गुड मॉर्निंग भी, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज लगे, चलो ठीक है। तो क्या था बेटा, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो फ्री वेक्टर हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे ही होंगे, चाहे आप कैसे भी रखो। मैंने कहा एक वेक्टर यहां है, दूसरा वेक्टर वहां है कहीं, तो भी ये कोप्लेनर। एक वेक्टर यहां है, दूसरा वेक्टर यहां है, कोप्लेनर। ऐसे कोप्लेनर, ऐसे कोप्लेनर, ऐसे कोप्लेनर, ऐसे कोप्लेनर, सब कोप्लेनर अगर वो दो वेक्टर्स हैं। हाँ, प्रॉब्लम कहां पर है, अगर तीन वेक्टर्स आते हैं तो, अगर तीन वेक्टर्स आते हैं तो फिर हम बात करेंगे उसकी, है ना। तो अगला पॉइंट क्या है कि थ्री वेक्टर्स जो होंगे, थ्री वेक्टर्स अगर तीन है, कम से कम तीन होने चाहिए तो उन पर बात होगी। दो हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर रहने वाले। अगर थ्री वेक्टर्स हैं, थ्री वेक्टर्स, तो थ्री वेक्टर्स में और नॉट बी कोप्लेनर, may not be कोप्लेनर। ये कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दे थ्री जो है मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, लेकिन दो हमेशा कोप्लेनर होंगे ही होंगे। जैसे अब ये तीन है, अब देखो बेटा ध्यान से, ये तीन है, मेरी उंगलियां देख रहे, एक वेक्टर ही, एक वेक्टर ही, एक वेक्टर ही, साफ दिख रहा है कि नहीं, क्लियर? ये वेक्टर एक, ये वेक्टर एक, ये वेक्टर, तो ये नॉन कोप्लेनर हुए क्योंकि प्लेन अलग हो गया। अगर ये ऐसे होते तो, जैसे ये है, ये चार, तो चारों के प्लेन सेम है तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे। तीन रख लो केवल, ये कोप्लेनर हो जाएंगे ये। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे कर दूं तो ये नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। तो कम से कम तीन अगर हैं तो प्लेनर हो भी सकते हैं, नॉन कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे ही होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि थ्री मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूं, मे का कब होगा और मे नॉट बी का कब होगा, नॉट का कब होगा। जैसे ये सब वेक्टर आपके कोप्लेनर हो गए, लेकिन अगर वेक्टर ऐसे बने बच्चों, तब एक्सेस में रिप्रेजेंट करके बनाओगे तो समझ में आएगा तुम्हें। ये एक्स है, ये वाई है बच्चों, ये जेड है। तो अगर वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर यहां कहीं पड़ा हो इस प्लेन पर। किस प्लेन पर बच्चों, एक्स जेड प्लेन पर। मैं बना देता हूं प्लेन्स भी ये। तो एक वेक्टर यहां कहीं पड़ा हो और एक वेक्टर यहां पड़ा था, दो वेक्टर्स, तो ये दो तीनों वेक्टर एक दूसरे के नॉन कोप्लेनर कहलाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है आपका एक्सियल वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पहले से बता देता हूं कि इनका यूज कहां पर आने वाला है। ये यूज आएगा आपका रोटेशनल में, रोटेशनल मोशन में इसका यूज आपको मिलेगा अच्छे से, खूब। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, इन सब में आपको इसका यूज मिलने वाला है। किसका? एक्सियल वेक्टर। कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट से, उसको याद कर लेंगे, उसको सुन लेंगे, उसको समझ लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। ठीक है, मैं आपसे क्या कहता हूं, पहली बात, पहला एक्सियल वेक्टर के बारे में पहली बात यह है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रोटेशनल मोशन, है ना। यूज्ड टू एक्सप्रेस द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है रोटेशनल मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। दूसरी बात, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये सब बात समझोगे आप धीरे धीरे, सारी बातें क्लियर होंगी धीरे धीरे, तब आपको समझ में आएगा। इस केस में, एक्सियल वेक्टर के केस में, ओरिजिन इज नॉट फिक्स्ड, ओरिजिन इज नॉट फिक्स्ड। अब एक एक करके समझते हैं। पहली चीज, एक्सियल वेक्टर जो होता है वो हमेशा रोटेशनल मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन नहीं बोल रहा हूं मैं,
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन इटसेल्फ इज अ मोशन, और मोशन हमेशा एक डायरेक्शन रखता है, ये आपको मालूम है। तो मैंने बोला इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और तीसरी, ओरिजिन इज नॉट फिक्स। ये एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसका चौथा पॉइंट मैं लिखूं कि एक्सियल वेक्टर हमेशा दिखता कहां है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों, ये दिखता कहां पर है, ये इसकी जो लोकेशन होती है, अभी तो हम बात करेंगे डायरेक्शन की, ये होता है अलोंग द, ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, कुछ पढ़ने से पहले आप समझ गए होंगे कि जहां जहां क्या दिखेगा, रोटेशनल मोशन दिखेगा, वहां एक्सियल वेक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक्सियल वेक्टर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रोटेशनल मोशन। जबकि ट्रांसलेटरी मोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए पोलर वेक्टर्स यूज होते हैं, जबकि एक्सियल वेक्टर रोटेशनल मोशन के लिए यूज होते हैं। इनको स्लाइडिंग वेक्टर भी बोलते हैं कभी कभी, और स्यूडो वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, it is always along the axis of the rotation, always along the axis of the rotation, and that is why it is called the axial vector, that is why it is called the axial vector। अच्छा भाई, तो अब मैं आपको समझाता हूं एक चीज। मान लो आपके पास यहां कोई एक, मान लीजिए यहां पर कोई बेटा आपका एक सर्कुलर मोशन बॉडी कर रही है, एक बॉडी है जो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, दिख रहा है साफ साफ, ये वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। अब इस पर हम बाद में आएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये है रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट का, ये है वो ऑब्जेक्ट, ये है वो ऑब्जेक्ट, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसकी मैं डायरेक्शन भी दिखा देता हूं, कि सेंस बता देता हूं, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। सो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। समझना बेटा अच्छे से इन बातों को, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और यहां पर इसकी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगी, इट विल हैव एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। व्हाट इज दिस? This is the axis of rotation. This is the axis of rotation हो गया। पहले तो ये बात समझ में आ गई। ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इसका जो मोशन है, ये जो एक्सप्रेस होगा वो होगा एक्सियल वेक्टर से, वो होगा एक्सियल वेक्टर से। और एक्सियल वेक्टर जो है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। ठीक, ये पोजीशन पता चल गई। अब पांचवी बात देखते हैं इसकी डायरेक्शन की। जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी, राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी। राइट, ये जो डिपेंड करता है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर। अब देखो बेटा, जो सेंस है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड थंब रूल पहले तो होगा इसी के अलोंग वेक्टर, होगा इसी के अलोंग होगा वेक्टर। तो वेक्टर हमेशा एक एरो हेड लाइन होती है, वेक्टर हमेशा क्या होता है, एरो हेड लाइन होती है ना। तो देखो इसका मतलब ये होगा इसी के अलोंग, या तो वेक्टर ऐसा दिख रहा होगा या ऐसा दिख रहा होगा इसी के अलोंग, या डाउनवर्ड दिखेगा। ये सब डिपेंड करेगा रोटेशन कैसा है, होगा लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आते हैं। देखो ये डायरेक्शन पता कैसे चलेगी बेटा, कि मोशन कैसा है, मोशन का सेंस कैसा है बेटा, इसका सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ रोटेशन, इन द सेंस ऑफ रोटेशन अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, और जो थंब होगा वो आपकी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब आपको मालूम है जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है वो किसी ओमेगा से रोटेट करता है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ओमेगा जो है एक तरह से वेक्टर, एक्सियल वेक्टर की तरह काम करेगा। फिलहाल ये सब छोड़ो। जो सेंस ऑफ एक्सियल वेक्टर है
आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस कैसा, एंटी क्लॉक। तो आपने फिंगर्स को सेंस किया, सेंस के डायरेक्शन में कर्ल किया, जो थंब आया वो ऊपर आया, वो थंब आया जो ऊपर आया। तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं डायरेक्शन सेंस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं, एंटी क्लॉक, तो थंब आएगा ऊपर की तरफ, तो ये बन जाएगा एक्सियल वेक्टर, बन जाएगा एक्सियल वेक्टर। लेकिन अगर मैं इसी चीज में आपसे बोलूं कि बेटा मैं चाहता हूं कि मैं मान लो कि ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, यूं, ग्रीन वाला ग्रीन से समझना, तो अगर ये ऐसे घूमेगा तो अपने कर्ल को हम ऐसे घुमाएंगे, फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, तो थंब जाएगा नीचे, तो फिर एक्सियल वेक्टर इधर आएगा, तो वह एक्सियल वेक्टर ये है ओमेगा असल में, या थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिलहाल आप इतना समझो। इसका मतलब जो डायरेक्शन है बेटा वो डिपेंड कर रही है ना सेंस ऑफ रोटेशन पर। तो एक्सियल वेक्टर हमेशा किसके अलोंग दिखेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग दिखेगा। अच्छा भाई, अब सर ये बताइए, ये बात तो क्लियर हो गई सर, रोटेशनल मोशन को बताता है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इस पर आते हैं, ये भी पता चल गया कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन पता चलती है कि ये ऊपर होगा कि नीचे होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द रोटेशन। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है ना। अब देखो बेटा एक चीज, ये वाले जो पॉइंट है ये कि ओरिजिन इज नॉट फिक्स्ड। अब आपको मालूम है कि अगर मैं कोई वेक्टर बनाता हूं तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ओरिजिन हो सकता है। अब मान लो आपके पास ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं फिर से बनाता हूं, है ना, ये थी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, ये थी बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। और टाइम बीइंग हम इस वाइट वाले को कंसीडर करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो वेक्टर उसका यहां होगा, दिख गया वेक्टर। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो बच्चे ने ये वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर को आप इतना छोटा भी बना सकते थे, और जरूरी नहीं कि तुम यही दिखाओ जहां पर तुमने इसको दिखाया था, जहां से। एक बच्चा कह रहा है सर मैं यहां दिखा दूं क्या इसको, आप यहां दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप ओरिजिन इसका फिक्स नहीं, आप यहां से दिखा दो, यहां दिखा दो, आप यहां दिखा दो, इसी व्हाइट वाले को, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से ग्रीन वाले को आप चाहें तो ऐसे शो कर दें, यहां शो कर दें, मतलब होगा इसी एक्सिस पर, मैं बता रहा हूं, ऐसे ऊपर शो कर दें या नीचे शो कर दें, मतलब ऊपर अपवर्ड इसके ऊपर शो कर दें, इसके नीचे रहेगा तो डाउनवर्ड। इसका मतलब इसके केस में इसका ओरिजिन फिक्स नहीं होता है, दैट इज द मीनिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, अब आते हैं अगले पर। यहां तक समझ में आया बेटा एक्सियल वेक्टर। इसके एग्जांपल से बेटा टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, तो टॉर्क जो है वो भी वेक्टर है, और ये कौन सा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर। इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी का एग्जांपल मैंने बता ही दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, है ना, ये हो गया बेटा आपका टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंड ओरिजिन इज नॉट फिक्स्ड, मैंने आपको बता दिया, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग वेक्टर। इसको आप स्लाइड कर ले इसी के अलावा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो आते हैं अगले हमारे अगले टाइप पर, पोलर वेक्टर के ऊपर। ठीक है, जब हम पोलर वेक्टर की बात करते हैं तो इसको हम कंपेयर करते हैं पीछे वाले से। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रोटेशनल मोशन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रोटेशनल मोशन। तो ये जो होता है, इसका जो पहला पॉइंट है बच्चों, वो क्या है, इसका पहला पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस translatory motion. It is used to express translational motion. It is used to express the translational motion. ठीक है, दूसरा
आपने लिखा था उसमें इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये कहता है कि मैं डिपेंड करता हूं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, नहीं डायरेक्शन ऑफ मोशन, नॉट रोटेशन। डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ना कि रोटेशन की बात हो रही, ठीक है। तीसरी, ओरिजिन इज नॉट फिक्स, यहां पर ओरिजिन इज फिक्स्ड, ओरिजिन इज फिक्स्ड, ठीक है। इसी से कंपेयर करनी सारी बातें। अब देखो बेटा, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, पोजीशन वेक्टर, ये सब होते हैं इसके एग्जाम्पल जो आप पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपसे बताऊं कि फोर्स है, अब ध्यान से देखना, क्यों ओरिजिन फिक्स होता है ये भी समझो। ये है मान लो आपके पास, ठीक है, आपने यहां पर एक फोर्स लगाया है, फोर्स, तो फोर्स का अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, ये यहां पर लग रहा है, यहां से ओरिजिनेट कर रहा है, तो इसका ओरिजिन फिक्स होता है, इसका ओरिजिन फिक्स होता है कि यहीं का यहीं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसी फोर्स को आप इधर से बना दें, लेकिन ओरिजिन फिक्स रहेगा कि लग कहां रहा है, समझ में आ रहा है। या एक और एग्जांपल समझ लो इसका, जैसे मैं आपसे बोलूं, इसको आप स्लाइड प्लाइड नहीं करेंगे, मतलब इसके ओरिजिन को आप फिक्स करके चलते हैं, इसका ओरिजिन आपका फिक्स होता है, जबकि एक्सियल वेक्टर का ओरिजिन फिक्स नहीं होता है। सर इसको और अच्छे से समझाओ। चलो पहले एग्जांपल समझ लो, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये सब है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ द वेक्टर में। अब जैसे मान लो आपके पास ये एक वेक्टर बना है ना, ये एक वेक्टर बना है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये एक वेक्टर है और इसका ओरिजिन ये है। कहाँ है ओरिजिन, ये है, और इसका एक पॉइंट ये है, और ये पॉइंट हो गया P और ये हो गया O। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 और मान लो इसके कोऑर्डिनेट है 2,1, 2,1। तो मैं क्या कह रहा हूं, ओरिजिनेट सेम है। अब आपसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दूं, अगर इसका ओरिजिन में क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, जबकि वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसका ओरिजिन को शिफ्ट करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओरिजिन छोड़ के यहां चला जाएगा। तो अब ये जो 0,0 था वो 0,0 नहीं रहा, वो मान लो 1,1 बन गया, तो वेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, तो सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है क्या बेटा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ट्रांसलेशन मोशन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ओरिजिन इज फिक्स्ड। इसका ओरिजिन फिक्स होता है, ठीक है, यहां तक बात खत्म। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टाइप ऑफ द वेक्टर। तो हमने कई सारे टाइप ऑफ वेक्टर देखे, उनको यूज करके देखा, उनके प्रैक्टिकली समझ कर भी देखा है। अब हम मूव करते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। लेकिन मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि जो हम यूनिट वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये अभी पूरा यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें अभी थोड़ा सा यूज होना उसको करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले आप बात करें कि यूनिट वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, जैसे जो पोलर वेक्टर है बेटा, जो जनरली हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं वो पोलर वेक्टर पढ़ रहे होते हैं, और पोलर वेक्टर जो होता है उसको कभी कभी हम ट्रू वेक्टर भी कहते हैं, ट्रू वेक्टर, जबकि एक्सियल वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द स्यूडो वेक्टर। इसी तरह से यूनिट वेक्टर जो है उसका एक दूसरा नाम होता है डायरेक्शनल वेक्टर। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन देता है। अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो आप बोलेंगे सर इसका काम है डायरेक्शन देना। कैसे, ये समझो। आपको एक सिंपल सिंपल चीज सी बताऊं तो यूनिट वेक्टर जो है वो इट गिव्स डायरेक्शन, इतनी सी बात है इसके लिए, ठीक है। तो सर इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करिए। चलो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, वो सुनो ध्यान से। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम वेक्टर लिखते हैं बच्चों, तो अगर हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड है, अगर हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो तो स्केलर कहलाती है। तो अगर किसी भी मैग्नीट्यूड या स्केलर क्वांटिटी में हम केवल क्या दे दें, डायरेक्शन दे दें, तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी।
तो असल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे तो डायरेक्शन आपका वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ये तो मालूम है कि मैग्नीट्यूड का मतलब ये था लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर जितना बड़ा है वही उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और जो डायरेक्शन है वो एरो से जानी जाती है। अब यहां पर ये जो डायरेक्शन की बात होती है बार बार, इसी डायरेक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया बेटा हमारा स्केलर, ये तो हो गया हमारा स्केलर, है ना, मैग्नीट्यूड। तो अगर स्केलर क्वांटिटी में कोई यूनिट वेक्टर का हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक वेक्टर मिल जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक चीज और है समझने वाली, वो ये है कि हमें मालूम है कि हमारे पास तीन एक्सेसेस हैं, दैट इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर जेड। ये तीन एक्सेसेस हैं। अच्छा, और अगर हम बात करें तो ये इसकी निगेटिव एक्स है, ये इसका बेटा निगेटिव जेड डायरेक्शन है, इसी तरह से इसका निगेटिव वाई डायरेक्शन होगा। होती तो तीन एक्सेस है हमारे पास और है भी, लिखी भी है। इसका मतलब ये है निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये निगेटिव वाई है और ये निगेटिव जेड है, और ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इस तरह से, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। प्रॉपर देखना है तो प्रॉपर दिखने भी ये ऐसे दिखेगा, ये और समझ में आएगा। ये रहा आपका एक्स और जेड परपेंडिकुलर हैं, वाई और एक्स परपेंडिकुलर हैं, और जेड और वाई भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैंने आपसे बोला एक एग्जांपल के तौर पर यूनिट वेक्टर क्या है वो समझिए, है ना। अब मैंने आपसे बोला है, पहले आप समझो इसको मैं क्या कह रहा हूं, कि यहां पर दो तीन चीजें नोटेशंस यूज करेंगे, जैसे कि आई कैप। मैंने आपको बोला था वेक्टर ये होता है ऐसे, ये जो होता है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो इसका कैप है, कैप, ये जो कैप है मतलब ये जो चीज है ये इसकी डायरेक्शन को बताता है ना, तो वही कैप हम यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैप से। जैसे कि ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, कौन सा? वेक्टर ए, तो इसको मैं पढ़ूंगा वेक्टर ए, ये मैं पढ़ूंगा वेक्टर ए। अगर मैं इस वेक्टर ए पर मॉड लगा दूं तो ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। या बिना एरो के ए लिख देना, ये भी मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? सर इट इज अ वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ेंगे? इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी तरह से अगर मैं ए पर कैप लगा दूं तो ये बन जाता है यूनिट वेक्टर, ये बन जाता है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो क्या क्या पढ़ते हैं इसको? दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन हम एक्स वाई जेड में चिल्लाते रहते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करने से पहले मैं एक दो बातें लिखूंगा और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तब आपको एक साथ ये चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड है ये आई कैप, तो अगर कैप लग गया है तो वो केवल डायरेक्शन की बात करता है, वो यूनिट वेक्टर की बात करता है। तो इसको हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो मॉड होता है, इसीलिए इसको ये कह रहे हैं, और इसको हम एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये सारी बातें। तो जिस पर कैप लगा है वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। अभी जो आई कैप है वो क्या है सर? जो आई कैप है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से जो जे कैप होगा उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इसी तरह से एक के कैप होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। हाँ भाई, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन का, ये रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन को, और ये रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब आते हैं यूनिट वेक्टर का काम है
डायरेक्शन देना, और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। क्यों, इसको भी समझते हैं, धीरे धीरे समझो। इसका मैग्नीट्यूड 1 ही क्यों लिया? हाँ देखो ध्यान से, केवल डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड हुआ 1, और 1 एक ऐसी चीज है कि अगर बेटा 2 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 ही रहेगा, -3 में 1 मल्टीप्लाई करते हो तो -3 ही रहेगा। इसका मतलब 1 एक ऐसी चीज है जो किसी से मल्टीप्लाई होके उसके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बनता है, उसके मैग्नीट्यूड के लिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए खतरा नहीं बनता है। 1 एक ऐसी चीज है। हुआ प्रॉब्लम ये कि जब मुझे वेक्टर चाहिए था तो मुझे स्केलर तो पता था, लेकिन डायरेक्शन केवल चाहिए। अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन डाल दें तो वेक्टर बन जा रही है, तो केवल डायरेक्शन डाल दें। तो केवल डायरेक्शन डालने के लिए ऐसी डायरेक्शन आपको चाहिए थी भाई जिसके पास केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना हो। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होता तो वो 0 मैग्नीट्यूड होता तो सबको 0 कर देता। तो अब आपको एक ऐसी डायरेक्शन चाहिए थी, एक ऐसी चीज चाहिए थी जो केवल डायरेक्शन दे, उसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब ना करे। विकेश वर्मा बहुत लेट आए अभी। विकेश, समझ में तो आ रहा है सब? ठीक है, इसका मतलब मुझे डायरेक्शन केवल देनी है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करना है। तो उसका एकमात्र जुगाड़ था 1 यूनिट, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो, धीरे धीरे रिलेट होंगी सारी बातें। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं आपसे कि मैंने बोला है कि एक आपके पास बाईसाइकिल है, वो रोड पर जा रही है, और ये जो जा रही है वो जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, 30 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये साफ समझ में आ रहा है, ये ऐसे जा रही है, इधर ये जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी तो है, बिल्कुल है, वेक्टर क्वांटिटी है, 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा 30 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, और यहां पर लिखना हो तो अगर ये ऐसे होती कोई चीज और ये इधर जा रहा होता तो आप लिखते सर इसको, और मान लो ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना, तो आप इसको लिखते सर 20 मीटर पर सेकेंड इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये लिखना बड़ा तामझाम होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है डायरेक्शन। देखो यही तो हुआ, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये वेक्टर लिख दिया। लेकिन क्या बार बार हम इतना लंबा चौड़ा लिखते रहेंगे? इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसी को इजी करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर का यूज किया। अब आप खुद सोचो, अगर हम यहां पर कोई एक ऐसी चीज रखें जिसका मैग्नीट्यूड 1 के अलावा कुछ हो, 1 से ज्यादा या 1 से कम, अगर यहां एक ऐसी चीज रख दें जिसका मैग्नीट्यूड 1 से कम हो, तो ये 20 को 10 कर देगा डिवाइड करके। अगर मैं 1 से ज्यादा रखूं, मान लो 2, तो ये बेटा दुगना कर देगा, जबकि इसका मैग्नीट्यूड 2 है, मतलब मैग्नीट्यूड तो 20 है। तो इसका मतलब डायरेक्शन के लिए हमें एक ऐसी चीज यूज करनी थी जो केवल डायरेक्शन दे, मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे। तो ऐसी चीज को बोला गया यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट 1 और केवल डायरेक्शन देता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तब हमने बोला कि भाई एक्स डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी लेता है यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन की जिम्मेदारी लेता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन की जिम्मेदारी लेता है के कैप। यहां तक हमें ये सारी बातें समझ में आई थी। इसका मतलब अगर केवल पॉजिटिव एक्स में है तो हम आई कैप ले लेते हैं, पॉजिटिव वाई में है तो जे कैप ले लेते हैं, पॉजिटिव जेड में है तो के कैप ले लेते हैं। अगर निगेटिव एक्स में है तो माइनस आई कैप, निगेटिव वाई में है तो माइनस के कैप,
माइनस जे कैप, और निगेटिव जेड में है तो माइनस के कैप ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को हम लिखने जा रहे हैं यहां पर। सर ये जो आपने लिखा है इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अब इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, देखो बेटा, अब हम इसको लिख रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप, क्योंकि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसी तरह से यहां पर लिखा है तो इसको मैं लिखूंगा 20 मीटर पर सेकेंड इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब इस तरफ, तो आई कैप की जगह माइनस आई कैप लिखेंगे। तो अल्टीमेटली इसको हम लिखते हैं ऐसे 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लिखेंगे -20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, या ऐसे भी लिखते हैं या फिर हम ऐसे लिख देंगे इसको -20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो हमने ऐसा वेक्टर मल्टीप्लाई किया है जो केवल डायरेक्शन दे दे और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करता है। अच्छा ठीक है। अगर सर इस वेक्टर को मैं बनाऊं तो कैसे बनाएंगे आप? तो मैं बताता हूं कैसे बनाओगे। अब मैं बता रहा हूं कि मान लो आपका 20 मीटर पर सेकेंड का एक वेक्टर है, तो वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हुआ लेकिन एक्स डायरेक्शन में है। तो फिलहाल मान लो ये है, ये हमारा वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम है 20 आई कैप, -20 आई कैप। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो बेटा यहां से यहां तक का इसका मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स का, तो इसका एक यूनिट, एक मतलब ये 20 टाइम रिड्यूस हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है बेटा, ये जो वेक्टर है 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप का माइनस आई कैप का, इसका यूनिट वेक्टर अगर मुझे दिखाना हो तो इसका यूनिट वेक्टर इतना बड़ा है, केवल यहां से यहां तक, और जिसके यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड है 1, मतलब 20 गुना बड़ा होगा वेक्टर। ये इसको बोलते हैं पेरेंट वेक्टर। ये पेरेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? जिधर आपका पेरेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, जिधर आपकी पेरेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, अब आ रहे हैं हम लोग अप्रोच की तरफ। सुनते जाइए। ये मैं एक वेक्टर बना रहा हूं। सो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर? तो आप बोलोगे आई कैप। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर? ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, भाई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी। ठीक है। ये वेक्टर है ई, ये वेक्टर है एफ वेक्टर। मुझे बताओ क्या इनके यूनिट वेक्टर आपको मालूम है? सबके बिल्कुल मालूम है। सर इसका यूनिट वेक्टर तो हो गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में बता रहा हूं। इसका यूनिट वेक्टर तो हो गया आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर तो हो गया माइनस आई कैप। इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया यहां से यहां तक, और इनटू आई कैप कर देंगे, वेक्टर में तब्दील हो गया। अगर मैं बोलूं इसका मैग्नीट्यूड है 20, तो इस ए वेक्टर को आप क्या लिखेंगे? इस ए वेक्टर को आप लिखेंगे 20 मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन आई कैप, है ना। चलो इसका यूनिट वेक्टर बताओ। इसका यूनिट वेक्टर है जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर बेटा माइनस जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर के कैप, इसका यूनिट वेक्टर माइनस के कैप। ये समझ में आया? अच्छा ठीक है। मुझे एक बात बताओ सब लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बताना मुझे ध्यान से। क्या इसका यूनिट वेक्टर पता है आपको? हाँ, इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप। इस वेक्टर का जो भी आपने वेक्टर बनाया है, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप। ठीक है। अच्छा पहले मैं वो बता दूं आपको एक्सिस के बारे में, तो ही तो आपको लगेगा क्या है।
अभी हम केवल एक्स वाई में बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, एक्स और वाई में, ठीक है। ये कोई वेक्टर है, सॉरी ये नहीं, एक्स वाई में बात कर रहे हैं। यहां मैंने 3 वेक्टर बनाए। अब अच्छे से समझना, यही है खूबसूरती यूनिट वेक्टर की, और समझ में आ जाएगा आगे क्या काम करना। एक वेक्टर ये बनाया है, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये है कोई वेक्टर सी। ये z डायरेक्शन नहीं है बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में बना रहा हूं। ये z होता तो ऐसे होता, बोर्ड के परपेंडिकुलर, ये इसी प्लेन पर है, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, किसी एंगल पर है, थीटा पर। समझ में आ रहा है, इसी बोर्ड पर है, ठीक। तो ये हो गया ए, ये बी, और ये कोई वेक्टर है सी। मेरा क्वेश्चन है इतना सा सिंपल से, क्या इसका यूनिट वेक्टर पता है? तो आप बोलोगे क्योंकि ये वेक्टर x डायरेक्शन में है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है? नोन है, पता है। ये y में है तो इसका भी यूनिट वेक्टर पता है, इसका भी यूनिट वेक्टर पता है, और उस यूनिट वेक्टर का नाम है प्लस का जे कैप। इस वेक्टर का भी पता है, प्लस का आई कैप। अगर सर इधर होता तो ये माइनस जे कैप होता, ये इधर होता तो ये माइनस आई कैप होता, ठीक है। तो मेरे पास 3 स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं यूनिट वेक्टर के, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब मैं अगर इस वेक्टर सी वेक्टर की बात करूं तो ना तो बेटा ये एक्स में है ना ये वाई में, ये एक्स वाई प्लेन पर है। अच्छा दूसरी चीज लगे हाथ, एक और बात समझ लो, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप तो है, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप है। और देखो, मान लो यहां से यहां तक ये जो वेक्टर था इसकी लंबाई थी 3 यूनिट। 3 यूनिट समझ रहे हो? अगर ये फोर्स था तो 3 न्यूटन ऐसा। तो बेटा मैंने कहा तुम लोग इसका यूनिट वेक्टर बना के दिखाओ, दिखेगा कैसा? तो मैंने बोला ये 3 यूनिट का है, ये भी 3 यूनिट का है, ये भी मान लो 3 यूनिट का है। तो इसका यूनिट वेक्टर बच्चों अच्छे से समझना फीलिंग के साथ, ये 3 टुकड़ों में बटेगा, 3 1 2 3 ऐसा। तो यहां से यहां तक ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा था आई के ए क्या ए वेक्टर, और ये तुम्हारा है आई कैप। यहां से यहां तक ये भी क्या है, यहां से यहां तक आई कैप, यहां से यहां तक आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, क्योंकि 3 गुना था तो ये 1 इतना दिख रहा है। इसी तरह से सर ऊपर वाले का एक्सप्लेन कर दो मुझे, ऊपर वाले का भी एक्सप्लेन करते रहो। ऊपर वाले को समझने के लिए आप ऐसे समझोगे कि अगर ये आपके बेटा 2 गुना है, 2 यूनिट का है, अगर ये 2 टाइम्स 2 यूनिट का है तो ये इसका यूनिट वेक्टर इस तरफ दिखेगा, ये यहां से यहां तक, और ये है आपका जे कैप, और दूसरा यहां से यहां तक होता है। मान लो एक ये है। अब मैंने मान लो मुझे पता है कि इसकी जो लंबाई पंबाई है, एक मिनट बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 यूनिट का, ये सी वाले का। लेकिन बेटा इसका मुझे पहले बताओ, क्या इसका यूनिट वेक्टर पता है क्या? नहीं। लेकिन तुम्हें मालूम है तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो पेरेंट वेक्टर के डायरेक्शन में होती है। मतलब पेरेंट वेक्टर डायरेक्शन व्हाइट वाला इधर था तो इधर ही है यूनिट वेक्टर, इधर है, इसका भी यूनिट वेक्टर इधर, इसका भी यूनिट वेक्टर इधर ही होगा, और ये भी पता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर ये 4 है तो 1 यहां से यहां तक, 2 3 और ये 4 है ना, ऐसा है मान लो, ये ऐसा है बच्चों, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर दिखेगा कैसे? दिखने का पता है, इसका कैसा दिखेगा ये भी तुम्हें पता है, यूनिट वेक्टर भी पता है और दिखेगा कैसे ये भी पता है। ये भी यूनिट वेक्टर है कौन और दिखेगा कैसे ये भी पता है। इसका यूनिट वेक्टर तो पता है कि पेरेंट वेक्टर की तरफ ही होगा और जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1। इसका मतलब ये हुआ 1 का। इसका यूनिट वेक्टर ध्यान से समझो बच्चों, इस वाले का यूनिट वेक्टर तो हुआ ये है इसका यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड आज भी क्या होगा, यहां से यहां तक 1 होगा, 1 यूनिट।
मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन बेटा इसका यूनिट वेक्टर पता नहीं है, इसको बना तो लिया है, ये ना x है ना y है ना z है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर नॉट नोन, तो निकालना पड़ेगा। ये नहीं निकालना पड़ेगा, ये पता है, ये पता है, ये पता है, इसीलिए हमें यूनिट वेक्टर भी निकालने पड़ेंगे। यहां तक बात समझ में आएगी। अब बहुत सीधा सा फंडा है और बहुत इजी सा है ये चीजें। अब आपको आई थिंक यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर मैं कोई वेक्टर ये बना दूं, अगर मैं कोई वेक्टर बना दूं, तो ये वेक्टर कोई मैंने बना दिया वेक्टर p, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा ये। पता है निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पता है केवल 3, कौन कौन से बेटा? आई कैप, जे कैप और के कैप। इसके अलावा कोई भी है तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ये सब हमें 1-2 लेक्चर के बाद पता चलेगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, कैसे। अभी यूनिट वेक्टर हमने आधा ही पढ़ा है, जो हमें काम आएगा कल के लिए, इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया था। हम जब क्या कर लेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड पढ़ लेंगे और वेक्टर को लिखना सीख लेंगे, बनाना नहीं। अभी तो ये बनाना जानते हैं, वेक्टर को जब लिखना सीख लेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम यूनिट वेक्टर भी निकालना सीख लेंगे। चलो लास्ट में जवाब देते देते जाओ, ताकि हम ये क्लास को ऑफ करें। मैं आपसे ये कह रहा हूं सिंपल सा, बताओ इसका यूनिट वेक्टर पता है? हाँ पता है। क्या है इसका? आई कैप। इसका यूनिट वेक्टर पता है? पता है। जे कैप। इसका यूनिट वेक्टर पता है? माइनस जे कैप। इसका यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप। इसका यूनिट वेक्टर सर नहीं पता है, 2D में बात कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन नहीं है। इसका यूनिट वेक्टर नहीं पता है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या बना लोगे? हाँ सर, होगा तो यूनिट वेक्टर इधर ही, जिधर पेरेंट मैटर होता है। क्लियर है? चलो भाई, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी वेक्टर्स, अगर मैं आपको 2 वेक्टर ऐसे बना के दिखा दूं, ये 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये वेक्टर p और ये वेक्टर q, ये भी याद रखना है अच्छे से, जाते जाते ये भी सुन लो। बताओ ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं? हाँ, दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं। ओके, तो ये 2 पैरेलल वेक्टर कौन से हुए? सर ये तो इक्वल वेक्टर है यार, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। हाँ, ये कौन से वेक्टर है? इक्वल, इक्वल वेक्टर। क्या तुम्हें नहीं लगता है दोनों की डायरेक्शन सेम है? हाँ, तभी तो पैरेलल है। इसमें भी दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जिनकी भी डायरेक्शन सेम होती है तो उनका यूनिट वेक्टर भी क्या होता है? सेम यूनिट वेक्टर। बताओ इसका यूनिट वेक्टर आई कैप, इसका भी क्या हुआ? आई कैप हुआ कि नहीं हुआ? इसका भी आई कैप, इसका भी आई कैप। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? कि यूनिट वेक्टर समझ में आया? आधा आधा हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मैग्नीट्यूड और ये सब जान लेंगे। बोलो क्लियर है यहां तक? होपफुली यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हम ये मैग्नीट्यूड ये सब चालू करेंगे। क्लियर है? कैसे लिखते हैं वेक्टर को, कैसे उसके कोऑर्डिनेट समझते हैं, कैसे उसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये सब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट का जो चीज़ है वो यही है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि विज्ञान गुरुकुल अपने ऑफलाइन बैच, ये तो हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस 30 मार्च से चालू होंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन 9 मार्च से है, जिसका रजिस्ट्रेशन 9 मार्च से है। और 9 मार्च से ही ये काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो ध्यान रखेंगे कि बैच, ऑफलाइन बैच चालू होगा 30 मार्च से, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 9 मार्च से, और ये डेमो वाली कंडीशन इसी 9 मार्च से। तो रजिस्ट्रेशन जो 9 मार्च से कराएगा उसी के लिए 1 मंथ डेमो फ्री है, अदरवाइज ये काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है? हमारे ऑफलाइन बैच में आपको एकेडमिक्स बैचेस मिलेंगे, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, एवरी सभी तरह के बोर्ड 9 to 12 तक, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी, ओलंपियाड, वो सब मिलेगा। ठीक है? तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी क्वेरी है, आपके कोई डाउट है, तो दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है? तो होपफुली यहाँ तक बातें सारी क्लियर थी, लेक्चर भी क्लियर था। तो मिलेंगे कल सेम टाइम पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।